मेरी माँ और मैं भिखारी थीं और चौराहे पर भीख मांगते थे। एक अंकल बड़ी सफेद कार में आते और हमें अपने साथ चलने के लिए कहते। वो बोलते कि वो रातों रात हमें अमीर बना देंगे। ये सुनकर मैं और मेरी माँ बहुत खुश हुए। जब हम उनके पास गए तो हमने वहां जाकर जो देखा उसे देखकर तो मेरी चीख। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरी कहानी सुनने के लिए पार्ट 1 को देखें। यह कहानी का पार्ट 2 है, जहां आगे के सच को दिखाया गया है। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। हवेली का गेट बंद होते ही जैसे दुनिया थम सी गई थी। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और हवा में वही जानी पहचानी ठंडक। माँ का हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था, पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत थी। हमने इधर-उधर देखा, दीवारों पर हमारी खुद की तस्वीरें अब भी लगी थीं। हर तस्वीर जैसे हमें घूर रही थी। तभी आवाज आई, स्वागत है वापस राधिका। वो वही थी, वही अंकल की आवाज, मगर अब कुछ अलग थी, मानो किसी मशीन से निकल रही हो। सामने की दीवार धीरे-धीरे खुलने लगी और उसके पीछे एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का मेज था, जिस पर कई फाइलें रखी थीं और हर फाइलों पर बच्चों के नाम लिखे थे। मैं कांप उठी। माँ, ये सब क्या है? माँ ने एक फाइल उठाई, उस पर लिखा था राधिका प्रोजेक्ट होप। माँ ने जैसे ही फाइल खोली, एक फोटो नीचे गिरा। वो मेरी थी, लेकिन बहुत पुरानी, जब मैं शायद 1 या 2 साल की रही होगी। माँ हक्की बक्की रह गईं, ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा। तभी कमरे के कोने से किसी के कदमों की आवाज आई। अंधेरे से वही अंकल बाहर आए, लेकिन उनका चेहरा अब नकली था। वो असली अंकल नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा पहने हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, तुम सोचती हो मैं अजनबी हूँ, पर मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ लाया था कई साल पहले। माँ चिल्लाई, झूठ। मैंने तुम्हें पहली बार 3 महीने पहले देखा। अंकल हंसे, नहीं, तुमने सिर्फ वही देखा जो मैंने दिखाना चाहा। ये हवेली असली नहीं है, ये यादों का जाल है जो तुम्हारे अंदर छुपा था। तुम खुद यहाँ की हो राधिका। मेरी सांस रुक गई। क्या? माँ ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। अंकल बोली, जब तुम छोटी थी, तुम्हें इस हवेली से बचाकर तुम्हारी माँ यहाँ से भागी थी, लेकिन तुम भागकर फिर वापस आ गई, क्योंकि ये हवेली तुम्हारे खून में है। माँ की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगी। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कमरे से बाहर खींचने लगी, लेकिन हवेली अब जिंदा लग रही थी। दीवारें हिल रही थी, लाइट्स चमक रही थी और हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। अंकल की आवाज गूंजी, भागकर कोई नहीं बचता राधिका। तुम चाहो या ना चाहो, ये हवेली तुम्हारा घर है। मैंने आंख बंद की और पहली बार वो सब याद आने लगा। फव्वारे, गलियारे और मेरी छोटी उम्र की हंसी। मैं सचमुच यहीं की थी। माँ चिल्लाई, नहीं राधिका, अब ये तेरा घर नहीं। उन्होंने दीवार पर रखी लालटेन उठाई और फेंक दी। आग भड़क उठी और हवेली की दीवारें जलने लगी। सब कुछ धुएं और शोर में बदल गया। मैंने माँ का हाथ कसकर थामा और कहा, अब हम भागेंगे नहीं माँ, इस बार हम इसे खत्म करेंगे। आग की रपटों में अंकल की परछाई दिखाई दी। वो जलती हवेली में खड़े मुस्कुरा रहे थे और बोले, हर अंत एक शुरुआत होती है। फिर सब कुछ धुएं में गायब हो गया। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में थी। माँ मेरे पास बैठी थी। उनका चेहरा जला हुआ था, लेकिन आंखों में राहत थी। उन्होंने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया राधिका। मैंने बाहर की ओर देखा। हवेली राख बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही खिड़की से हवा आई, राख के बीचों बीच कुछ हल्का सा चमक रहा था। एक छोटा सा चांदी का लॉकेट, जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट होप नॉट टर्मिनेटेड। मेरी सांस थम गई। मैंने माँ की ओर देखा। उन्होंने भी वही देखा, पर कुछ नहीं बोली। बाहर सूरज उग रहा था, लेकिन हवा में अब भी वही सिरहन थी। क्या सचमुच अब सब खत्म हो गया था, या वो हवेली फिर से जिंदा हो रही थी? मुझे नहीं पता, पर एक बात तय थी, कहानी खत्म नहीं हुई थी। अस्पताल की सफेद दीवारें मुझे अब भी हवेली की ठंडी छतों जैसी लग रही थी। माँ सोई थी, पर मैं जग रही थी। नींद के हर कोने में वही जलती हुई हवेली, अंकल की मुस्कान और वो चांदी का लॉकेट गूंज रहा था।
सुबह हुई, पुलिस आई और पूछताछ शुरू हुई, पर मेरे पास जवाब नहीं थी, क्योंकि मेरे सवाल अभी भी जिंदा थे। शाम को एक अफसर आया, जिसने कहा कि हवेली की राख में सिर्फ एक चीज मिली, वही लॉकेट। उसने मुझसे कहा, राधिका, ये लॉकेट तुम्हारा नाम लिए हुए था। तुम्हें कुछ याद आता है? मैंने सिर झुका लिया। रात को जब सब सो गए, मैं चुपके से उस लॉकेट को देखने लगी। जैसे ही मैंने उसे खोला, उसमें एक पुरानी तस्वीर मिली, माँ की। लेकिन उनके पास एक आदमी खड़ा था, वही अंकल। मैं ठिठक गई। तभी पीछे से माँ की आवाज आई, वो तेरे पिता थे राधिका। मेरे अंदर जैसे जमीन खिसक गई। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तुझे उस हवेली से इसलिए भगाया था, क्योंकि वहां सिर्फ तेरा पिता नहीं, एक पागल वैज्ञानिक था, जो बच्चों पर प्रयोग करता था। उसने मुझे धोखा दिया और कहा कि वो प्रोजेक्ट होप के जरिए बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाएगा, पर असल में वो उनकी यादें मिटाकर उन्हें मशीन जैसा बना रहा था। जब मुझे सच पता चला, मैं तुझे लेकर भाग आई, लेकिन अब वो तुझे पाने आया था। मैं स्तब्ध रह गई। तो क्या वो अंकल मेरे पापा थे? माँ ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहे। उन्होंने खुद को हवेली में बंद कर लिया था, अपने ही बनाए सिस्टम का हिस्सा बन गए। वो हवेली अब जिंदा थी, क्योंकि उसमें उनका दिमाग और चेतना कैद थी। मेरी सांसें थमने लगी। मतलब हवेली खुद सोच सकती थी? माँ ने कहा, हाँ। और तो उस प्रोजेक्ट की आखिरी कड़ी थी होप। मतलब वो इंसान जो यादें मिटने के बाद भी इंसानियत याद रख सके। मुझे अब समझ आ गया था, हवेली क्यों मुझे बुलाती थी, क्यों मैं उसे सपनों में देखती थी, क्योंकि वो मेरे भीतर थी। मैं उठी और लॉकेट को कसकर पकड़ा। माँ, मुझे वहां वापस जाना होगा। ये कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं उसे आजाद नहीं करती। माँ ने रोते हुए कहा, वो अब आग में जल चुका है राधिका। मैंने धीमे से कहा, नहीं माँ, वो अब मेरे अंदर है। अगले दिन मैं अस्पताल से गायब थी। किसी ने नहीं देखा कि मैं कहाँ गई। बस इतना पता चला कि उसी रात उस राख वाले इलाके में फिर हल्की नीली रोशनी दिखाई दी, और राख की गंध में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, स्वागत है घर में, होप। और उसी के साथ हवेली फिर से जिंदा हो उठी। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।